तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं चेंजेस के बारे में। जो हमारे वातावरण में परिवर्तन होते हैं, एक फिजिकल चेंजेस होता है, एक केमिकल चेंजेस होता है। फिजिकल को भौतिक और केमिकल को रासायनिक। कि दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल होता है दोबारा लौट कर हो सकता है, जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस। दीज चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस वो होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होगा, एक बार अगर हो गया तो वो दोबारा नहीं होगा। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये लोहे पर अगर कील लग गई और वो खराब हो गई तो वो दोबारा से लौट के वापस नहीं आएगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। तो ये नॉट रिवर्सिबल रहेगा, इसे हम नाम देंगे केमिकल चेंजेस का। तो फिजिकल चेंजेस आपको पता है, और केमिकल चेंजेस रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल रिएक्शन के कारण होता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस। केमिकल रिएक्शन के कारण केमिकल चेंजेस होते हैं। अब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें दो चीजें आती हैं, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? अभिकारक। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा वो रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में बनेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट। ये भैया आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, यानी कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम डिफरेंट सब्सटेंस बनाएंगे, उसे प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे Na+H2O रिएक्टेंट है, बना प्रोडक्ट क्या? NaOH+H2O। या H2+O2 आपस में मिलकर क्या बना दिया उन्होंने? वाटर बना दिया। तो रिएक्टेंट H2+O2 हो गया और प्रोडक्ट क्या हो गया? H2O हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई कि दो प्रोडक्ट से न्यू प्रोडक्ट का बनना, दो सब्सटेंस से नए सब्सटेंस का बनना प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है। चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या चेंजेस हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान? तो आपको मालूम है कई सारे चेंजेस हो सकते हैं। चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था बदल सकती है। चेंज इन कलर, उसका रंग बदल सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बदल सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी गैस का निर्माण होगा। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई भी अविलेय पदार्थ बनेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अविलेय पदार्थ का बनना। अब बारी आती है केमिकल इक्वेशन की, इसे रासायनिक समीकरण बोला जाता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट डू वी बैलेंस देम। हम क्यों बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को, आवश्यकता क्या है बैलेंस करने की, हाउ कैन वी बैलेंस देम, और कैसे हम बैलेंस करेंगे। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। किसी भी केमिकल इक्वेशन को सिंबॉलिक जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे सिंबल ऑफ फॉर्मूले के द्वारा उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। कैसे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को C, ऑक्सीजन को O2, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने CO2 लिखा, तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप सिंबल एंड फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करते हो। हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखेंगे भाई? रिएक्टेंट H2O है, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में लिखेंगे, एक लेफ्ट साइड रहेगा, एक राइट साइड रहेगा, ध्यान रखिएगा। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड। बैलेंस कैसे करेंगे? द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब सेम रहेगी, चाहे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लेफ्ट राइट दोनों इक्वल हो, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अब हमें जरूरत क्यों पड़ी? वाई डू वी नीड टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये बताइए। According to law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। मास कभी भी ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसका डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के मास के, कि जितनी वैल्यू होगी। तो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट, दोनों हमेशा इक्वल होंगे। लेकिन इक्वल होंगे तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अलाउ नहीं होगा। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कैसे आप बैलेंस करेंगे? बैलेंसिंग की सीधी ट्रिक है, एक मेथड है हिट एंड ट्रायल, उसके द्वारा हम बैलेंसिंग करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू Fe+H2O या आयरन वाटर के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है।
एक रिएक्टेंट हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया। एटम नंबर देखेंगे दोनों में कितने कितने हैं, ये अनबैलेंस है। इसके लिए हम सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार से। उसमें हम लिख लेंगे दोनों को, पहले सबसे पहले ब्रैकेट में रखेंगे Fe को, H2O को, Fe3O4 को प्लस H2 को। फिर एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग का, कि भाई एक कॉलम बना लिया। कॉलम में एलिमेंट नेम लिख लिया, रिएक्टेंट एटम नंबर लिख लिए और प्रोडक्ट नंबर एटम नंबर लिख लिए। तो पहले हम एलिमेंट देखते हैं Fe, आयरन। ठीक, देखिए एक है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 3 है उनकी वैल्यू। हाइड्रोजन 2 और 2 है दोनों साइड, आप देख लीजिएगा। ऑक्सीजन 1 है और एक तरफ 4 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इन्हें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। अगर ये दोनों बराबर होते तो केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब चूंकि Fe 1 है और हमें 3 चाहिए, तो वहां हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दोनों बराबर है, तो अभी इसको कुछ करने की आवश्यकता हमें है नहीं। ऑक्सीजन हमें 4 चाहिए, वहां पे 1 है, एक तरफ 4 है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सॉरी। अब देखिए, करिए, मल्टीप्लाई किया, H2O में ये अनबैलेंस है। तो जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी 8 हो गया, ठीक। यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो गया। हमें दोनों तरफ देखना है, एक तरफ भी बढ़ाना है और दूसरी तरफ भी बढ़ाना है, तभी जाके बैलेंस किया जाता है। लास्ट में जब केमिकल इक्वेशन कितनी बचेगी उसके हिसाब से हमें देखा जाएगा। हमने अगर H2O में 4 मल्टीप्लाई करे तो एक्चुअली वो H8 हो जाएगा कि नहीं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से आप कुछ बैलेंस केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस घर पे कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करते रहिए और आपका सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन, 6 डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। ये केमिकल रिएक्शन के टाइप होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। C+O2 CO2, देखिए C+O2 CO2 हो गया। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्योंकि कॉम्बिनेशन H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना के आए, H2O। ये बैलेंसिंग करने के बाद 2H2O हो गया, ठीक है। ये इधर वाले रिएक्टेंट और ग्रीन वाले प्रोडक्ट, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड रिएक्टेंट होगा, राइट साइड प्रोडक्ट होगा। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन की, जिसका मतलब होता है वियोजन, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। द रिएक्शन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जिसमें एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक। एनी रिएक्टेंट सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू सम एनर्जी। क्यों टूटेगा, वो अपने आप नहीं टूटेगा, वो एनर्जी के कारण टूटेगा। उसको किसी चीज की एनर्जी की जरूरत है, इसलिए। अपने आप कैसे टूट जाएगा कोई भी
चीज, तो हाई एनर्जी का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे इसके 3 टाइप होते हैं डीकम्पोजिशन के, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक, या फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं उसको। थर्मल डीकम्पोजिशन, हीट डीकम्पोजिशन विच इज डन बाय हीट, वी कॉल इट थर्मल डीकम्पोजिशन। जो डीकम्पोजिशन हीट के जरिए होता है वो थर्मल डीकम्पोजिशन कहलाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हीट दी, 2 पार्ट में टूट गया, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, लाइटिक है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, डीकम्पोजिशन विच इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। सीधी बात है। H2O वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, H2 प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये बटे जाएगा। नेक्स्ट फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक में फोटो सनलाइट, डीकम्पोजिशन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वी कॉल इट फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। उसे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन आप बोलेंगे। 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड, Ag प्लस Cl2 अलग हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड लोगे तो उससे सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको आप विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। Zn जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ZnSO4 बना क्योंकि Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक सल्फेट बना, Cu अलग हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। याद रखिए, जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में, जो हाई रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, उसमें भी यही होता है। द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट आयन और ग्रुप ऑफ आइटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस बाय ईच अदर, चाहे 2 अलग अलग आयन हो चाहे ग्रुप ऑफ एटम हो, वे आपस में मिलकर एक दूसरे को जब डिस्प्लेस करते हैं तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, ये देखिए, AB प्लस CD लिख लिया आपने और AD प्लस CV, तो AB ने डिस्प्लेस कर दिया किसके साथ, D के साथ, दोनों ने एक दूसरे का स्थान ले लिया। एक एग्जाम्पल है सिंपल वाला, भाई इसके एग्जाम्पल के जरिए आप ये बता सकते हैं कि किसने किसने का स्थान ले लिया। दोनों ने एक दूसरे का स्थान ले लिया, एक दूसरे से डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एग्जाम्पल अगर देखें तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 BaCl2, Ba किसका स्थान लेगा, Na का, Na किसका स्थान लेगा, Ba का, तो Ba जब Na का स्थान लेगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा। देखिए केमिकल रिएक्शन में Ba सल्फेट प्लस Na ने किसका स्थान लिया, Ba का, तो क्या बन गया, NaCl। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि 2 डिफरेंट आयन और ग्रुप ऑफ एटम थे, उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो इसे क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट कहलाएगा। अब आती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बारी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, रिडक्शन, अपचयन, उपचयन अपचयन बोला जाता है। रिएक्शन विच ऑक्सीजन बीइंग एडेड, 2 डिफाइन है इसकी। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड, द रिएक्शन विच इलेक्ट्रॉन आर लूजिंग, तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव होगा वो भी ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे C+O2, अब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये देखें, O जुड़ रहा है C में, 2H2S प्लस O2। अब यहां पे आप देखें हाइड्रोजन इसमें से क्या हो गया, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। Zn2++2E। आपको जरूरी नहीं है कि तीनों एग्जाम्पल लिखें, आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक ही डिफाइन कर सकते हो, तीनों डिफाइन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड, ये वाली सिंपल रहेगी। अगर उसकी 3 डिफाइन थी तो रिडक्शन की भी 3 डिफाइन होगी, उल्टा हो जाएगा उसका। पहला,
इसमें भी वही लिखेगा, द रिएक्शन विच ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड, द रिएक्शन विच हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन आर गेनिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड होगा वो भी रिडक्शन, और ऑक्सीजन रिमूव होगा वो भी रिडक्शन। 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, 2KCl प्लस O2, देखो पोटेशियम क्लोरेट से O अलग हो गया, O जब रिमूव हुआ तो वो कहीं ना कहीं रिडक्शन रिएक्शन कहलाई। 2Na प्लस H2, Na में H2 आके जुड़ गया तो सोडियम हाइड्राइड बन गया, तो ये भी रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। Zn2 प्लस प्लस 2E, 2 इलेक्ट्रॉन आगे जुड़ गए, Zn अकेला, रिडक्शन रिएक्शन। भैया आपने इलेक्ट्रॉन गेनिंग कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 प्लस था, दोनों प्लस माइनस कट गए, Zn अकेला बचा। ये आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज, अगर कोई एटम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज कहलाएगा, और अगर ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है तो वो रेड्यूस कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और दोनों जब एक साथ होंगे तो इसमें एक एग्जांपल आता है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंबाइंड होता है कि ZnO प्लस C, देखो Zn से O था, रिमूव हो गया, वो रेड्यूस हो गया, C से O जुड़ा तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो CuO प्लस H2, अब आपको दिख रहा होगा, देखो O हटा, रेड्यूस हुआ, Cu अकेला बचा, तो Cu क्या हो गया, रिडक्शन, H2 में O जुड़ा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन। क्लियर? व्हेन अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है रिएक्शन के समय, ठीक है, और व्हेन अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन, देन वो रेड्यूस हो जाएगा। अब आती है बारी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक ऊष्मा छेपी, द रिएक्शन विच हीट इज इवॉल्व आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट निकलेगी। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन को जला रहे हो आप, CH4 प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और प्लस साथ में हीट निकल रही है। तो ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में भी यही चीज है, उसमें भी हीट रिलीज होती है, इसलिए उसको भी क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक आपको पता है, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट ली जाती है। 2Ag Hg प्लस O2, Hg क्या हो गया, मरकरी, हीट आप ले रहे हो। फोटोसिंथेसिस में भी ये एंडोथर्मिक का एक एग्जाम्पल हो गया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें सनलाइट ली जाती है ग्रीन प्लांट के थ्रू। अब बारी आती है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए बड़ा सिंपल सा है। कोरोजन रेंसिडिटी, कोरोजन संक्षारण, जंग लगना भी बोलते हैं। कोरोजन इज द फेनोमेनन ड्यू टू विच मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड अदर केमिकल प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर। कि भाई कोरोजन वो क्रिया है जो धीरे धीरे रिएक्शन एयर, वाटर और केमिकल के कारण धीरे धीरे वो संचारित होगा। कोई भी धातु आप ले लें, कोई भी मेटल, ये देखिए लोहे पर जंग लगना, ये जंग लग रही है, काय के कारण लग रही है, एटमोस्फेयर के कारण। अगर एटमोस्फेयर में नमी है तो उसके कारण इन पर धीरे धीरे जंग लगेगी शुरुआत से, ये सारी प्रोसेस होगी। ये रस्टिंग हो गया, इसे रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोला जाता है। कार बॉडी, ब्रिज, शिप, आयरन रेलिंग देखे होंगे आपने, कईयों पे जंग लगता है, घर में भी अगर होगा तो रेलिंग देखना। सिल्वर, कॉपर, और सबसे जल्दी जंग किस पर लगती है, कोरोजन कौन होता है, आयरन। मेथड प्रिवेंट, कैसे बचाएंगे आप, आपको मालूम है कि मेथड कैसे है। सबसे बड़ा पेंटिंग करना, कि भाई पेंटिंग कर दीजिएगा। सिल्वर को बाहर के कांटेक्ट में ना रखें, रेगुलर क्लीन करते रहें, और कॉपर को बेकिंग सोडा से साफ करते रहें या सॉल्ट से, तो आप इसको बचा सकते हैं। आयरन को पेंट करें, सिल्वर को टच ना होने दें बाहर, रेगुलर साफ करें, और कॉपर को सॉल्ट से
साफ कर देना है बेकिंग सोडा से। एल्यूमिनियम बेनिफिशियल क्या है? अब बारी आती है एल्यूमिनियम में बेनिफिशियल है कोरोजन, जरूरी नहीं है लॉस ही हो। रेंसिडिटी, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन फॉर ऑल ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। ये प्रोसेस है स्लो ऑक्सीडेशन का ऑयल और फैट में, कि भाई ऑयल और फैट है, स्लो ऑक्सीडेशन होगा, धीरे धीरे गल जाएगा। आप कोई भी खाने का पदार्थ रख दें, ब्लैक कलर का होना चालू हो जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होगा, ठीक, ऑक्सीडेशन होगा, स्मेल चेंज होगी, टेस्ट चेंज होगा, और खाने में वो मजा नहीं आएगा। इसको बचाने के लिए क्या करें? तो आपको मालूम है बचाने के लिए इसका क्या करें? कीपिंग फूड मटेरियल एयर टाइट कंटेनर, कि भाई खाने के पदार्थ को एयर टाइट कंटेनर में रखें जिससे बाहर की एयर उसके साथ ऐड ना हो, सीधी बात है, ठीक। अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट, सीधा खाना पकाने से बचें। रेफ्रिजरेशन करें लो टेम्परेचर पर, फ्रिज के अंदर रखें तो भी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट आते हैं, उनसे भी बच सकते हैं। लेज में आपने देखा होगा कई पैकेट बंद खाद्य पदार्थ आते हैं जिसमें एयर ज्यादा भरी होती है, तो पता है आपको एयर भरी होती है चिप्स के पैकेट में, क्यों भरी होती है? ये फूला पैकेट क्यों होता है? ठीक, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्या है? अनरिएक्टिव गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, जिससे वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसका स्मेल चेंज नहीं होगा, टेस्ट चेंज नहीं होगा, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको